नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शिर्के और मेरे सुभाष शिर्के ऑफिशियल न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा है गौतम अदानी उद्योग समूह का जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के जुन्नर में जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर प्रोजेक्ट लग रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए आदिवासियों की ज़मीन ली जा रही है और इसके बारे में आदिवासियों को कोई भी उनसे परमिशन नहीं ली गई है, ऐसा आरोप है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ किरण लोहकरे ये खुद मौजूद हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। वो एक एमएसडब्ल्यू का कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कई सारे एनजीओ के साथ काम किया है। फिलहाल वो एक एनजीओ के साथ पुणे में जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने मंत्रालय में और ट्राइबल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी उन्होंने काम किया है। किरण जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। आप मुझे बताइए कि ये जो अदानी ग्रीन कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में दर्शकों को आप बताइए। सर जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हाल ही हमारे आदिवासी भाइयों को पता चला है, एक्चुअली इसकी शुरुआत जो है वो 2022 में हो चुकी है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, उन्होंने 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ऊर्जा विभाग है उनके साथ एक एमओयू किया है, जिसके तहत उन्होंने इस प्रोजेक्ट में लगभग 60,000 की लागत वहाँ पे करने का उनका इरादा है। और उसके तहत वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे एरिया में लगाना चाहते हैं। जी, लेकिन इसके लिए जो परमिशन चाहिए थी, क्योंकि वहां पर आदिवासियों का एरिया है, पेसा कानून वहां पे लागू होता है क्या? जी सर, ये जो पुणे जिले का जो जुन्नर अंबेगांव जो ब्लॉक है, ये शेड्यूल एरिया में आता है और वहाँ पे पेसा कानून है और 5th शेड्यूल भी वहाँ पे लागू है। इन दोनों प्रावधानों के चलते हुए अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करना है, एक तो इन दोनों कानूनों का प्रावधान ये है कि आदिवासी की जमीन जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप ले नहीं सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप पेसा एक्ट का जो M3 जो है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि the power to prevent alienation of land in scheduled area and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of scheduled right. 5th शेड्यूल में भी आप अगर आर्टिकल 5(2) देखेंगे तो उसमें भी वही प्रावधान किया है। और उसके चलते हुए आदिवासी की जो जमीन है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ली नहीं जा सकती। 1993 में आंध्र प्रदेश में एक केस हुआ था। गवर्नमेंट वहाँ के आदिवासियों की जमीन माइनिंग के लिए लीज पे देना चाहती थी। वो समता जजमेंट करके बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके तहत भी आदिवासियों की जमीन खरीदना तो दूर है, बट लीज पे भी आप ले नहीं सकते हो। ऐसे होते हुए जो आप ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, इनका अगर आप एमओयू देखेंगे तो वो एमओयू में क्लियर लिखा है कि हम भू संपादन की प्रक्रिया एमओयू होने के बाद तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। अगर शेड्यूल एरिया के लिए रिस्ट्रिक्शंस है तो आप ये एमओयू में आप ये एरिया में आप प्रोजेक्ट, पहली बात है कि प्रोजेक्ट कैसे ला सकते हो। दूसरी बात है वो खुद से अपने आप से कंपनी भू संपादन की प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकती है। और तीसरा सवाल ये है कि इन सब के लिए गवर्नमेंट परमिशन कैसे देता है। अच्छा, दर्शकों के लिए मैं बताऊं कि ये पेसा कानून की जो बात किरण जी कर रहे हैं, पेसा कानून क्या है ये पहले समझते हैं। पेसा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म पेसा है। तो ये पेसा एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया था और ये केंद्र सरकार ने इसलिए बनाया था कि इस पूरे जो आदिवासियों का इलाका है, यहाँ पर उनका जो एरिया है, वहाँ पे कोई भी आके उनको वहाँ से हटा ना ले, इसके लिए ये कानून बना है। और इस कानून के तहत आदिवासियों को
खास रूप से संरक्षण दिया गया है और इस कानून के मुताबिक लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसको भी महत्व दिया गया है। पैसा ग्राम सभाओं को विकास योजना की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। और इस प्रबंधन में इस मैनेजमेंट में ये भी शामिल है कि जल, जंगल, जमीन पर संसाधन या आदिवासियों के हक में होना चाहिए। जो लघु वनोत्पाद कहा जाता है, यानी जो माइनर जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, उसका भी नियंत्रण जो है वो आदिवासियों के हाथ में दिया गया है। मानव संसाधन प्रक्रिया और कार्मिक जो नीतियां हैं उसको लागू करने के लिए ये पैसा का उपयोग किया जाता है। स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि अलगाव को रोकना और नशीली पदार्थों का नियंत्रित करना, ये काम जो है ये पैसा के तहत होता है। तो आदिवासियों की जो रक्षा के लिए, आदिवासियों का संरक्षण करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इसके तहत कोई भी आके आदिवासियों की जमीन आसानी से नहीं लेता। सरकार को भी अगर लेना है तो भी ग्राम सभाओं के पास सरकार को जाना पड़ेगा, कंपनियों को जाना पड़ेगा और ग्राम सभाओं की अनुमति के बाद ही ये कोई प्रोजेक्ट जो है वो आदिवासियों की जमीन पे लगता है। किरण जी, मैं अगर कहीं पे गलत हूं तो दुरुस्त कीजिए मुझे। जी, सबसे पहले सर मैं ये थोड़ी सी उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये पैसा एक्ट जो शेड्यूल एरिया में लागू किया है, क्योंकि आदिवासियों की अपनी अपनी अलग प्रथाएं, परंपराएं है। और आप जो बाकी जगहों के लिए जो कानून बनाते हो तो वो आदिवासियों की प्रथा परंपराओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए इस एरिया को ये जो ग्राम सभा है ये उसको कंट्रोल करेगी और उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो डिफाइन करेगी। इस तरह से इस कानून को बनाया गया है। दूसरी चीज आपने जो कही कि ये जो दूसरी चीज आपने कौन सी कही एंड में? नहीं, मैंने ये कहा कि जो ग्राम सभा है उसके पास जाना होता है सरकार को या कंपनियों को, और वहां पे परमिशन लेनी पड़ती है। जी, जो आपने ये एंड में जो बात कही, तो ग्राम सभाओं के पास तब जाना होता है जब गवर्नमेंट को खुद का प्रोजेक्ट लगाना है। ये तो प्राइवेट कंपनी के लिए तो किसी तरह से भी ग्राम सभा भी परमिशन नहीं दे सकती है। अगर गवर्नमेंट का कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है जो देश हित में करना है, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन करना है तो उसके तहत उसको प्रावधान किया है। बट अगर ये प्राइवेट कंपनीज के लिए वगैरह अगर आपको जमीन लेनी है तो उसके लिए तो इसमें प्रावधान नहीं है। अच्छा, दूसरा, कितने एकड़ जमीन इसमें जा रही है? और ये जब 2022 में इसकी ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ तो उसके बाद क्या ग्रास रूट पे वहां पे गाँव में आकर किसी ने बात की लोगों से? सर अभी इसका डीपीआर बनना बाकी है। मतलब अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं तो उसके तहत डीपीआर तो अभी तक बाहर नहीं आया है। तो डीपीआर के लिए जो परमिशन चाहिए थी उसके लिए ही ये जो भी पत्र व्यवहार चल रहा था, तो उसके लिए कलेक्टर का जो भी परमिशन है वो अभी तक हमें कहीं भी वो परमिशन दिखाई नहीं दिया है। कंपनी ने बार बार कलेक्टर के साथ अप्रोच किया है, बट कलेक्टर साहब से कोई भी परमिशन का लेटर हमें आज तक नहीं दिखाई दिया है। फिर उन्होंने डायरेक्ट तहसीलदार से अप्रोच किया और तहसीलदार से उन्होंने गांव को लेटर निकाल के कोऑपरेशन करने के लिए उन्होंने डायरेक्टली परमिशन दे दिया है। तो ये सारी मतलब ये सब जो है यो विदाउट कलेक्टर के परमिशन के बगैर ये सब हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे और घटना जो जी और बताइए। आपने जो कहा ग्रास रूट पे शुरू में क्या हो रहा था, ये सर 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि पुणे डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री और ठाणे का जो बाउंड्री है इसमें ये आता है। तो शुरू में जब ये एमओयू साइन होने के बाद उन्होंने ठाणे में जो भोरंडे जो गांव है वो भोरंडे में कुछ थोड़ा बहुत काम किया। इसलिए ऊपर जो मतलब आप अगर वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो ये बिल्कुल वेस्टर्न घाट का एकदम जो हिली एरिया है, और दूसरा जो है कोंकण का नीचे वाला इलाका है। तो नीचे कोंकण में जो इलाका है उसमें वो शुरू में काम चल रहा था, और ये वेस्टर्न घाट का ऊपर का जो एरिया है जो आड़ोसी करके गांव है मालशेट घाट के उधर, वहां पे कुछ भी हलचल नहीं थी। तो गांव वालों को लग रहा था कि नीचे कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कुछ दखल अंदाजी नहीं की उसमें।
लेकिन जब यहाँ पे का कुछ हलचल शुरू हुई और उसके बाद तहसीलदार का जब कॉपरेशन के लिए लेटर आया, तब गांव वालों में उसके बारे में हलचल शुरू हुई और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन है, हम किसी को ये किसी भी तरीके से देंगे नहीं। इसलिए उन्होंने तहसीलदार हो, प्रांत हो, कलेक्टर हो, सबके लिए ग्राम सभाओं ने स्पेशल ग्राम सभा बुला के वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर हरकत ली है, ऑब्जेक्शन लिया है। 1 साल से वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और जब जाके तभी भी जाके हलचलें रुकी नहीं, तो जाके उन्होंने अलग-अलग संगठन कार्यकर्ताओं से अप्रोच किया और तब जाके हमने वहाँ पे हस्तक्षेप शुरू किया है। मैं एक खबर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है और इस खबर में ये साफ रूप से लिखा है कि अदानी ग्रीन कंपनी का जो एडवाइजर है, उनको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के हाइडल अप्रेजल कमिटी होती है जो ये जो प्रोजेक्ट के परमिशन होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस कमिटी को जो उनका जो मत है, उनका जो ओपिनियन है वो पूछा जाता है। तो जनार्दन चौधरी नाम के एक शख्स हैं जो अदानी ग्रीन कंपनी के एडवाइजर थे। उनको 27 सितंबर को 2023 में इनको जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने अपने हाइडल अप्रेजल कमिटी में शामिल किया। 7 नॉन इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स होते हैं, उसमें एक जनार्दन चौधरी है। यानी सरकार कैसे काम करती है इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि जो अदानी कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, उसको परमिशन यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट है वो देती है, जिसको जिसको जिम्मा ये है कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा करना, उसके लिए कानून बनाना और उसमें कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट ना आए, ये ध्यान रखना, ये काम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करती है। और उसी मिनिस्ट्री के जो सलाहकार कमेटी है, उसमें अदानी ग्रीन का एक डायरेक्टर, जो अभी भी अदानी ग्रीन के डायरेक्टर बोर्ड पे है, उनको वहां पे लिया जाता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, किरण जी? ये तो बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अगर अडानी का वो कंसल्टेंट है और उसको अगर एडवाइजरी कमेटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी रहती है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट जाती है उसको मतलब उसको सैंक्शन करने का काम ये कमेटी करती है। और उसमें अगर अडानी का आदमी डायरेक्टली अगर सिलेक्ट किया है तो वो तो उसमें तो इंटरेस्ट तो दिख रहा ही है। अच्छा, यहाँ पर सरकार की ओर से कोई मंत्री वहां पे गए थे गांव में, कोई लोकल एमएलए या लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे गए थे, उन्होंने कोई लोगों से बात की, या कोई बीजेपी के नेता वहां पे आए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? अभी ये जो मसला है, ये अभी 2-3 दिन पहले ये इसमें ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें पता चली है। इसमें हमने वहाँ के लोकल एमपी जो है उनके साथ कांटेक्ट किया कि इस मामले में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा है कि मैंने कलेक्टर के साथ बात करके ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, इसलिए मैं उनको लेटर या कुछ ऑफिशियल ये नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया है और उन्होंने इस बारे में अपनी राय जो है वो कलेक्टर के साथ बात करके रखी है। अच्छा, कितने गांव अफेक्टेड होंगे इस मामले में, कितनी जनसंख्या अफेक्टेड होगी? ये जो प्रोजेक्ट है फिलहाल 2 या 3 गांव में हो रहा है और कम से कम एक 100-150 फैमिलीज तो इससे अफेक्टेड होगी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो प्रोजेक्ट छोटे पैमाने पे उसका दिख रहा है कि आप जो बता रहे हैं 100-150 फैमिली, लेकिन एनवायरनमेंट पे असर क्या होगा, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में दर्शकों को आप बताइए। सर, मैं आपको थोड़ा ये एरिया का थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये जो एरिया है पुणे का नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, जुन्नर, अंबेगांव शेड्यूल एरिया है। इस एरिया में आप देखेंगे तो लगभग डिम्बे है, मानिकडो है, पिंपळगाव जोगा है, चिल्लेवाड़ी है। ये 4-5 डैम इस एरिया में हुए हैं। तो ऑलरेडी यहाँ के जो भी ट्राइबल्स है उनका जमीन ऑलरेडी इन 4 डैम में चला गया है। बहुत सारे लोग रिहेबिलिटेट हुए हैं। दूसरी बात है सर, यहाँ पे
अंबेगांव में भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ भीमाशंकर सेंचुरी है, जिसका फैलाव जुन्नर, अंबेगांव और खेड़ इन 3 ब्लॉक में है। उसके लिए भी बहुत सारी जंगल की जमीन जो है वो चली गई है। उसके बाजू में भी दूसरा कलसुबाई रिजर्वायर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अभयारण्य है, डैम्स हुए है। उसके बाद वहाँ यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की भी प्रोसेस शुरू हुई थी, जिसको लोगों ने बहुत अपोज करके वो अभी स्टॉप करवाई है। उसके साथ ये एरिया जो है इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर हुआ है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बहुत सालों से चल रही है। उसको लेकर लोगों में ऑलरेडी डर फैला हुआ है। और लोगों को ये रिस्ट्रिक्शन डालते हुए, मतलब इको सेंसिटिव जोन है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है करके आदिवासियों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। मगर आप ये अदानी जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट लाते हो और वो पूरा ये यहाँ पे सब खुदाई होगी, यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, उस वजह से कुछ वाइल्ड लाइफ को कुछ असर नहीं होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ असर नहीं होगा, ये आप कैसे मानते हो? आदिवासियों के लिए एक न्याय और अदानी जैसे उद्योगपति के लिए एक न्याय, ये मुझे लगता है दुगलापन है। नहीं, आपने सही बोला, क्योंकि अदानी साहब का जो ग्राफ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उनको सपोर्ट किया था गोधरा दंगा के बाद, और उससे उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई और वाइब्रेंट गुजरात के तो वो फाउंडर मेंबर है। तो मोदी साहब को जो उन्होंने समर्थन दिया था उसका अच्छी तरह से फ़ायदा जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तब उनको मिला। और जो एक आम उद्योगपति गौतम अदानी थे, उनका जो ग्राफ है वो आज विश्व के बड़े उद्योगपति में शुमार होता है। हालांकि जो आदिवासियों को न्याय है वो गौतम अदानी इनको भी लगना चाहिए था, लेकिन जमीन पर हकीकत ये दिखती नहीं है और यही बात किरण लोहकरे जी कर रहे हैं। हमें बताइए कि यहाँ पर जो आदिवासियों के जो गांव है उसमें उनको क्या पर्यायी जमीन या उनका जो विस्थापन है उसके बारे में कुछ चर्चा कुछ तहसीलदार बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं वो? क्योंकि हमने देखा है कि प्रोजेक्ट बनते हैं, लोगों को विस्थापित किया जाता है, लेकिन वहां पे उनकी सुध कोई लेता नहीं बाद में। सर, जहाँ तक मैंने ये एमओयू जो पढ़ा है उसमें कहीं भी विस्थापन की या पुनर्वसन की कोई भी बात कही नहीं गई है। जो भी है वो जमीन लेंगे, उनको पैसा देंगे और आप अपना जो भी है वो देख लो, इस तरह से इस डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है। ये कोई और लोगों जिम्मेदारी का नहीं है। कहना है कि हमारी आजीविका जो है वो जिम्मेदारी नहीं है। एमओयू देखेंगे आप तो उसमें मुझे तो कोई जिम्मेदारी दिख नहीं रही है। उसमें कुछ वैसे लिखा नहीं गया है। और लोगों का कहना है कि हमारी आजीविका उपजीविका जो भी है वो इस जमीन के ऊपर है। हम वो पैसा खत्म होने के बाद हमारी अगली जो जनरेशन रहेगी वो क्या करेगी, उसका लाइवलीहुड का क्या सोर्स रहेगा, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि हमारे आदिवासियों की जो बहुत सारी जमीन है वो डैम में चली गई है, अलग अलग प्रोजेक्ट में चली गई है। तो हमने और कितना कष्ट उठाना है। अच्छा, ये वहां पे कोई बोर्ड वगैरह लगा है कंपनी का? ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या हो रहा है वहां पे? जी नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। ग्राम सभाओं को कुछ भी, लोगों को कुछ भी पता नहीं है। ये जो मुद्दा, यहाँ की एक सरपंच है, लेडीज है, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया। उसके बाद हमने जाके छानबीन की, तब जाके हमें थोड़ा बहुत जो डॉक्यूमेंट मिला उसके आधार पर हमने ये सब बातें पता चली है। बट वहाँ के स्थानिक जो लोग हैं उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ना उनके साथ ग्राम सभा में जाके कुछ चर्चा हुई है। बट लोगों का जो कहना है कि अभी कंपनी के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ में लेके उनकी कुछ हलचलें चलती है, वो आते हैं, कुछ सर्वे करके चले जाते हैं। अच्छा, यानी 2022 में एमओयू होता है, लेकिन जमीन पर अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है, ग्राम सभा को जानकारी नहीं है, लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता। इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। जी बिल्कुल सर, दाल में तो काला नहीं तो पूरी दाल ही काली है।
अच्छा, इसके लिए इसके खिलाफ विरोध होने की आशंका है क्या? क्योंकि आप अ, अ, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्या वहाँ पे बाकी कोई संगठन, आदिवासियों का संगठन, आदिवासी की कोई बाकी जो पार्टियाँ जो आदिवासियों को मदद करती है, ऐसा कोई आपको दिख रहा है क्या? जी सर, अभी कल ही में जो मेरी कुछ संगठनों से बात हुई है, वो आज तहसीलदार को उसके बारे में निवेदन देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ की जो सरपंच है कोकनेताई, उन्होंने भी बोला है कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में ही वहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन उभरता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे जब इसमें 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 जो संगठन है उसमें अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो वहाँ पे उन लोगों से जाके बात करी है, उन्होंने निवेदन दिया है। उसी के साथ बिरसा ब्रिगेड करके एक आदिवासी संगठन है, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाया है। उसी के साथ ही जो भी लोकल लेवल पे जो पॉलिटिशियन है, आदिवासी पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है। नहीं, अच्छी बात है, आदिवासियों के हक में अगर आवाज उठती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन मैनेज ना हो जाए, यही चिंता होती है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा बड़ा उद्योग समूह वहाँ पे आता है तो वो बहुत पैसे फेंकता है और लोग जो है उसमें आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, यही उम्मीद रहेगी हमारी। लेकिन मुझे ये भी बता दीजिए कि जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्या है, वो पर्याप्त है क्या? या होता ये भी है कि लोगों को ये झांसा दिया जाता है कि आपको फलाना जगह पे बसाएंगे या आपको इतनी मोटी रकम देंगे, जैसे 4-4 करोड़ 1 एकड़ के लिए एसीजेड के लिए जब महाराष्ट्र में बात हुई थी तब लोगों को दिया गया था। क्या इतने बड़े पैमाने पे पैसे फेंकने की बात हो रही है? सर, ये झांसे देना तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। उन्होंने कुछ उनके जो एजेंट्स है वो गांव में लोगों के पास जाते हैं, उनको झांसा देने की कोशिश करते हैं, बट लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं हमको किसी भी हालत में हमारी जमीन नहीं बेचनी है, क्योंकि वहाँ पे जो बाजू में जो डैम हुआ है उसमें बहुत सारी जमीन चली गई है, उसका रिहेबिलिटेशन कुछ भी नहीं हुआ है। उस समय कुछ 50,000 1 लाख का मुआवजा देके लोगों को उनकी ज़मीनें ली गई है, तो लोगों को ये बुरा एक्सपीरियंस है। तो उस वजह से लोग पैसे के लिए तो वहाँ पे राज़ी नहीं हो रहे हैं। हालाँकि कंपनी लगातार उनके एजेंट भेज के लोगों को वश करने में लगी है। और ये हमने देखा जब एसीजेड का काम पनवेल और पेन एरिया में चला था। रिलायंस जैसा बड़ा उद्योग समूह इसमें उतरा था और वहाँ पर उसने 4 करोड़ से ज़्यादा की बोली वहाँ पे लगाई थी। ऐसे ही एजेंट घूम रहे थे और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो एजेंट उसको बनाया गया था। माफ़ कीजिए। और ये जो एजेंट है, वो वहाँ के लोगों को झांसे में लेते थे और वो ज़मीनें बेची गई। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक बड़ा संगठन वहाँ पे बनाया और वो एसीजेड जो है, वो आखिरकार रद्द करना पड़ा। तो यही बात हमने लवासा जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी देखी थी। वहाँ पे भी आदिवासियों की ज़मीन ली गई थी, लेकिन वहाँ पर जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसका विरोध किया था और लवासा को आखिरकार वो बंद के कगार में फिलहाल है। तो उद्योग समूह आने चाहिए, प्रोजेक्ट आने चाहिए। एनर्जी की ज़रूरत देश को है, महाराष्ट्र को भी है। पावर प्रोजेक्ट आने चाहिए, लेकिन उसमें लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। आदिवासियों का ज़्यादातर अच्छा ख्याल वहाँ पे रखना चाहिए, यही उम्मीद हम यहाँ पे करते हैं। और किरण जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको दर्शकों के लिए एक विनती है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। गलत लगा हो कुछ भी बात हमारी, तो भी बताइए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। किरण जी, धन्यवाद। धन्यवाद।